हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड आज हम लोग देखेंगे कि भारत में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारत में कौन कौन से वस्त्र उत्पन्न हुए थे, किस शताब्दी में। भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। फ्रेंड वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसके एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बस इसको बताएंगे और इसे समझाएंगे, जिससे कि ऋग्वेद एवं उपनिषदों में विश्व की दृष्टि से वर्ण करते हुए कपड़े का प्रयोग एक प्राकृतिक के रूप में किया गया। ऋग्वेद एवं उपनिषदों में विश्व की दृष्टि का वर्णन करते हुए कपड़ों का प्रयोग एक प्रतीक रूप से किया गया। पूछ सकता है कि कौन से शताब्दी में कपड़ों का प्रयोग किया गया। तो ऋग एवं उपनिषदों के विश्व की दृष्टि से इन ग्रंथों में विश्व को देवताओं द्वारा बुना गया कपड़ा कहा जाता था। इन ग्रंथों में विश्व को देवताओं द्वारा बुना गया कपड़ा कहा गया। बुनाई की कला सबसे प्राचीन है। एक महीन कपड़े के उत्पादन बहुत पुराने समय से बनाए जाते हैं। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो कपड़े के टुकड़े वहाँ से मिले और टेराकोटा तकले एवं कांस्य की सुइयाँ मिली। टेराकोटा और तकले और कांस्य की सुइयाँ मिली। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली। ये टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भारत के सूती की कताई, बुनाई, रंगाई एवं कसीदाकारी की परंपरा लगभग 500 वर्ष पुरानी है। भारत पहले पक्के रंगों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। भारत रंगाई और छपाई वाले सूती कपड़ों का निर्यात अन्य राष्ट्रों भी करता है। भारत की जो वस्तुएं हैं सूती कपड़े, वो अन्य दूसरे देश भी करते हैं। भारत ने सूती वस्त्रों की रंगाई कला ने निपुणता प्राप्त की है। भारत ने सूती वस्त्र की रंगाई और कला को निपुणता प्राप्त की है। प्राचीन काल में ही भारत में निम्नलिखित सूती, रेशे एवं ऊनी कपड़े की विदेशों में बहुत मांग थी। भारत में निर्मित सूती, रेशे एवं ऊनी कपड़े विदेश में बहुत ज़्यादा मांग थी। वे अपने कपड़ों की विशेषताओं के कारण तो चर्चित थे ही, बुनाई, पक्की रंगाई, छपाई तथा कसीदाकारी के लिए भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय थी। भारत का वस्त्र उद्योग पूरे विश्व में लोकप्रिय है। भारत की वस्त्र कला विश्व के अन्य देश में भी प्रेरित हुए। लगभग 1500 शताब्दी से ही भारत वस्त्र का सबसे बड़ा निर्यात है। भारत में विभिन्न ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के उद्योग से संबंधित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की विभिन्न उद्योग कंपनियां किससे संबंध है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध है। 3 मुख्य रेशे होते हैं। परंपरागत भारतीय कपड़े का उत्पादन 3 मुख्य प्राकृतिक रेशों के साथ साथ जुड़ा है। पहला है कपास, दूसरा है रेशम, तीसरा है ऊन। इनके महत्वपूर्ण चर्चे की जा रही हैं। कपास। आधुनिक युग से वस्त्रों के कपास का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है कि औद्योगिक क्रांतियों से पूर्व ऊन और सन का प्रयोग। फ्रेंड अगर हम इसमें से थोड़ा चीज़ें काट के बताएंगे तो उसे चीज़ें समझ में नहीं, जब तक हम पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। प्राचीन प्रक्रिया तथा भारतीय समय में समस्त पूर्वी देश में कपास का प्रयोग किया जाता था। 15वीं शताब्दी से यूरोपीय देशों में भी इसका प्रचलन हो गया। प्राचीन समय में पूर्वी देशों में कपड़ा का प्रयोग होता, क्योंकि 15वीं शताब्दी से यूरोपीय देशों में भी इसका प्रचलन हो गया। कपास के निर्यात सूती वस्त्र सबसे सस्ते होते थे। कपास के जो निर्मित होते थे, उसे सूती कपड़े बनते थे, बहुत सस्ते होते थे तथा गरीब व्यक्ति इसे खरीद सकते थे, जिससे गरीब व्यक्ति भी खरीद सकता था। इनकी आपूर्ति कार्य क्षमता होती थी। इसकी आपूर्ति भी होती थी, ये कार्य क्षमता भी होती थी। ये अत्यधिक टिकाऊ होता था। सूती वस्त्र के गीले रहने पर भी और अधिक शक्ति ग्रहण करने का गुण होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन गीला होता है तो सबसे शक्तिशाली वस्त्र है, तो वो सूती वस्त्र का, जो गीला होने पे भी वो अधिक शक्ति ग्रहण करता है। इसी कारण इन्हें प्रकार के शोध पदार्थ से धोया जा सकता है। सबसे अधिक
स्वास्थ्यकर वस्त्र भी प्रमाणित होते हैं। इतिहास, भारत कपास का जन्मदाता माना जाता है। अभिलेखों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत में 500 वर्ष पूर्व पहले कपास का प्रयोग होता था। कपास का उत्पादन निर्यात धीरे धीरे यहाँ से एशिया और मिस्र के दौरान पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के देशों में होने लगा। कपास को कपड़े के रेशे या उद्देश्य 21वीं शताब्दी से सिंधु घाटी में 35वीं शताब्दी में मैक्सो ये क्वेश्चन आजकल फ्रेंड बहुत ज़्यादा राइटर के नाम हर एक चीज़ में यूजीसी नेट में अभी जो जून में एग्जाम हुआ था उसमें पूछे ज़्यादा से राइटर के नाम पूछे थे। मैक्सो में 25 वर्ष पूर्व ने पेरू में प्रयोग किया। सिकंदर के आक्रमण के समय यूनानियों ने भारत में कपास का पेड़ देखकर कहा कि भारत के लोग इसके फल के वस्त्र बनाकर पहनते हैं और जो भेड़ों से प्राप्त ऊन से अधिक सुंदर होते हैं। बौद्ध काल में ढाका और बनारस में सूत से बनाई जाने वाली मलमल की बड़ी बारीक और प्रदर्शित होते हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा हुआ दोनों फ्रेंड। बौद्ध काल में ढाका और बनारस में सूत से बुनाई जाने वाली मलमल की बड़ी बारीक और प्रदर्शित होती है। मैक्सो और संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास के लिए सर्वोत्तम जलवायु एक भूमि उपलब्ध है। ये लंबे रेशे की कपास उत्पादन की जाती है। विश्व में उत्पादन होने वाले कपास का 3/4 भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। शेष 1/4 भाग भारत, चीन, मिस्र, ब्राज़ील तथा फ्रांस आदि देशों में उत्पादित किए जाते हैं। इस प्रकार कपास उत्पादन में अमेरिका का स्थान प्रथम, भारत का द्वितीय, मिस्र का तृतीय स्थान है। परंतु मिस्र में उत्पन्न होने वाली कपास सर्वोत्तम किस्म का होता है। मिस्र में उत्पन्न होने वाली कपास जो होती है सर्वोत्तम किस्म की होती है, सर्वोत्तम किस्म की। प्राचीन काल में सूती वस्त्र हाथ से ही घरों में बनाए जाते थे। हाथ से बनाने का कार्य 18वीं शताब्दी के अंत तक होता रहा। सन 1760 में 18वीं ईस्वी में वस्त्र के तंतु मशीनों से बनाने का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछ कि वस्त्रों का निर्माण सबसे पहले कौन से देश में हुआ, तो ये इंग्लैंड में सबसे पहले आविष्कार इसका हुआ। सन 1764 में हरी ग्रीविच द्वारा कताई के फ्रेम का आविष्कार किया गया। कताई का फ्रेम फ्रेंड उसका आविष्कार किया गया। आर्कराइट ने सन 1764 में कताई स्पूल का आविष्कार किया, जबकि कटराइट ने सन 1765 में पार्लर लूम का आविष्कार किया। भारत को कपास का घर कहा जाता है। ढाका अब बंगाल में है। सबसे बारीक कपड़ा मलमल, खाक या शाही मछली बनाया जाता है। सबसे बारीक कपड़ा मलमल, खास एवं शाही मिश्रण बनाया जाता है। इतनी बारीक होती है कि आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है। और उसे काव्यात्मक नाम दिया गया है। इतना महीन होता है फ्रेंड कि वो आँखों से नहीं दिखाई देता। इसका क्या नाम दिया? काव्यात्मक नाम दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे यूजीसी नेट में पूछते हैं। बत हाव बुनी हुई हवाई, आबा खा बहता हुआ पानी। आबा खाब को कहा जाता बहता हुआ पानी। और शबनम को शाम की ओस, फ्रेंड शाम की ओस कहते हैं। जामदनी या बंगाल तथा उत्तर भारत के भागों में कपास के उपयोग में पारंपरिक रूप से बुनी जाने वाली अलंकृत मलमल भारतीय बुनाइयों से सर्वोत्तम ब्रोकेड उत्पन्न होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा, ब्रोकेड उत्पन्न होते हैं। ये जो होते हैं बत हवा का मतलब बुनी हुई वाई, अब के खाक बहता हुआ पानी, शबनम शाम की ओस, जामदनी या बंगाल तथा
उत्तर भारत के भागों में कपास के प्रयोग से पारंपरिक रूप से बुनी जाने वाली अलंकृत मलमल भारतीय बुनाई का सर्वोत्तम ब्रोकेड उत्पादन है। ये सारे जो ये है फ्रेंड, शबनम और जामदनी या बंगाल तथा उत्तर भारत के भागों के कपास के उपयोग से पारंपरिक रूप से बुनी जाने वाली जो आकृतियां हैं, ये मलमल भारतीय बुनाई का सर्वोत्तम ब्रोकेड है। ये सूती वस्त्र निर्माण में भारत के निपुणता प्राप्त की थी। सूती वस्त्र निर्माण में भारत में निपुणता प्राप्त की थी। चिटकीले पक्के रंग के साथ सूती कपड़े में पैटर्न बनाने की कला में पक्के एवं अस्थायी रंग बनाने में निपुण है। सूती कपड़ा पैटर्न बनाने की कला में पक्के एवं अस्थायी रंग बनाने में निपुण है। वो इस पे रंग बहुत जल्दी चढ़ते हैं फ्रेंड, जल्दी गिरते नहीं हैं। भारतीय शिल्पकार संसार के सर्वश्रेष्ठ रंगरेज थे। भारत की शिल्पकार संसार के सर्वश्रेष्ठ रंगरेज थे। बुनाई की सूती की बुनाई भारत के शिल्पकार बहुत अच्छे तरीके से करते थे। सॉरी फ्रेंड, यहाँ से हम ध्यान नहीं दिए। भारत को कपास का घर कहा जाता था। ढाका में अब बंगाल में सबसे बारीक कपड़ा मलमल खाक या शाही मसलन बनाया गया। यह इतना बारीक होता है कि आंखों से दिखाई नहीं पड़ता और इसे काव्य का नाम दिया गया। बहता हुआ बुनी हुआ वाई आबा खा, ये बहता हुआ पानी। शबनम को शाम की ओस कहा जाता। जामदनी या बंगाल तथा उत्तर भारत के भागों के कपास के उपयोग से पारंपरिक रूप से बुनी जाने वाली अलंकरण मलमल भारत बुनाई का सर्वोत्तम ब्रोकेड उत्पादन है। सूती वस्त्र निर्माण में भारत की निपुणता प्राप्त की थी। चटकीले पक्के रंग के साथ सूती कपड़े में पैटर्न बनाने की कला में भारत अग्रणी है। पैटर्न बनाने की कला में भारत अग्रणी है। 17वीं शताब्दी तक केवल भारत ही सूत को रंग की जटिल प्रक्रिया में पूरी करने में परस्पर था। 17वीं शताब्दी तक केवल भारत ही सूती को रंगने की जटिलता प्राप्त की थी। भारत में लोग पक्के एवं अस्थायी रंग बनाने का निपुण तथा भारतीय शिल्पकार संसार के सर्वश्रेष्ठ रंगरेज थे। फ्रेंड, हमने देखा नहीं, नीचे खसकाया नहीं, उसके लिए सॉरी। सूती की बुनाई भारत शिल्पकार बहुत अच्छे तरीके से करते थे। सूती की बुनाई भारत के संपूर्ण भाग में होती थी, किंतु देश के कुछ भागों में बहुत ही महीन धागा काता जाता था। मोटे धागों का उत्पादन अधिक होता था। भारत में मोटे धागों का उत्पादन अधिक होता था। भारत में अनेक उत्पादन तैयार किए जाते थे जो अलग अलग रंगों से एवं डिजाइनों में बनाए जाते थे। देश में आवश्यकताओं के अनुसार लोग इसका प्रयोग भी करते थे। नियमित बुनाई बाने का धागा एक विशिष्ट अनुक्रम में ताने के धागे के ऊपर और नीचे चलता था, परंतु जब रेशमी, सूती या सोने चांदी के धागों का ब्रोकेड डिजाइन की बुनाई करती है तो इस धागों का निर्मित बुनाई के बीच में जड़ दिया जाता है। जब इनका सोने चांदी का और धागों का बुनाई होता है तो उसे बीच में जड़ दिया जाता है। पैटर्न बनाने के लिए फाइबर के द्रव्य के आधार पर सूती ब्रोकेड, रेशमी ब्रोकेड, जरी धात्व धागा ब्रोकेड हो सकते हैं। तो फ्रेंड, कल हम लोग रेशम के इतिहास जानेंगे। रेशम कब प्राप्त हुआ, तो क्योंकि टीजीटी पीजीटी में सन आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो रहा। तो फ्रेंड, जो भी अगर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। फ्रेंड, कल हम लोग रेशम से देखेंगे, उसके बाद एक ही वीडियो में सब नहीं देखेंगे। उसके बाद ऊन देखेंगे, ऐसे जब तो चीज़ें हमें समझ में आएंगे। उसके बाद रंगाई देखेंगे, रंगाई के कितने प्रकार की होती, कैसे कैसे रंगा जाता है। थैंक यू फ्रेंड।